6 जुलाई 2022 बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने के समारोह में 12 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री मोदी आने वाले थे। पूरे बिहार में जोर शोर की सजावट के साथ सिक्योरिटी इंतजाम भी चरम पर था। बस बिहार एक बात से अनजान था कि कुछ लोग ऐसे भयानक दृश्य को अंजाम देने की तैयारी में हैं जो पूरे भारत को हिला देगा। फुलवारी शरीफ इलाके में अहमद पैलेस नाम के एक घर की पहली मंजिल पे कुछ लोग हथियारों और ग्रेनेड्स की गिनती कर रहे थे। दरअसल ये लोग पीएफआई के सदस्य थे और 12 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री की दिन दहाड़े हत्या करना चाहते थे। इनकी प्लानिंग काफी महीनों से चल रही थी और ये बिहार के चप्पे चप्पे से भी वाकिफ थे। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मारने की सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन ये अनजान थे कि दूसरी तरफ अजीत डोभाल ने इन्हें और इनकी पीएफआई को जड़ से मिटाने का संकल्प ले लिया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या ये लोग प्रधानमंत्री तक पहुंच पाएंगे, और अगर नहीं तो कैसे डोभाल इन्हें और 17 राज्यों में फैली इनकी पीएफआई के साम्राज्य को बिना बंदूक की गोली चलाए एक ही झटके में ध्वस्त कर देंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे वो कौन सी चुनौतियां थी जिस कारण पीएफआई को पिछली सरकारें हाथ भी नहीं लगा पाई थी, और कैसे डोभाल ने उन सारी चुनौतियों का अकेले ही सामना कर लिया। डोभाल के इस डेयरिंग काम को नाम दिया जाता है ऑपरेशन ऑक्टोपस। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साल 2014 में एनएसए की कुर्सी संभालने के बाद से ही डोभाल ने भारत के दुश्मनों को जड़ से मिटाने की प्रतिज्ञा ले ली थी। फिर चाहे वो 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 की बालाकोट स्ट्राइक, डोभाल ने भारत के दुश्मनों को लगातार धूल चटाई है। अब सवाल ये है कि पीएफआई ने ऐसे कौन से काले कारनामे किए जिससे वो डोभाल की हिट लिस्ट में चढ़ गई। बाबरी मस्जिद विध्वंस से समाज में पैदा हुए बंटवारे को कुछ लोग अपनी पहचान बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने का सोचते हैं। इसलिए साल 1993 में केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ, कर्नाटक में कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी केएफडी और तमिलनाडु में मनीथा नीथी पसराई एमएनपी जैसे संस्थानों का जन्म होता है। ये खुद को मुस्लिमों का मसीहा दिखाकर अपने अपने राज्यों में मजबूत पकड़ बना लेते हैं। ये तो साउथ में हो रहा था, वहीं पूरे भारत में एक सिमी नाम का संगठन बड़ी संख्या में मुस्लिमों की सहानुभूति इकट्ठी करने में कामयाब हो रहा था। बस यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि सिमी डेमोक्रेसी में नहीं बल्कि दंगों और बंदूक की गोली पे विश्वास रखती थी। सिमी 1998 में 50 लोगों को मारने वाले कोयम्बतूर धमाके करवाती है, दूसरे धर्मों के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काती है और कश्मीर से लेकर पंजाब तक सभी जगहों पे आतंकवादी गतिविधियों के लिए हथियार भी सप्लाई करती है। यहाँ तक कि सिमी के रिश्ते सीधा लश्कर-ए-तैयबा से भी जुड़ने लगे थे। इन्हीं कारणों के चलते भारत सरकार साल 2001 में सिमी पे प्रतिबंध लगा देती है। अब साल 2002 में गुजरात दंगे होते हैं और सिमी में ऊंचे पदों पर रहे लोगों को एक बार फिर से मुस्लिमों की सहानुभूति इकट्ठा करने का मौका मिल जाता है। साल 2004 में कांग्रेस की सरकार आती है और वो समाज में धर्म के नाम पे हो रहे बंटवारे को रोकने के लिए धार्मिक संगठनों पे नरमी बरतने लगती है। इसी बात का फायदा उठाकर सिमी की टॉप लीडरशिप में रहे लोग जैसे कि सिमी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान, सिमी केरल यूनिट के हेड अबू बकर, सिमी के फाउंडर मेंबर पी कोया, ये सभी एक नई संस्था बनाने का फैसला करते हैं। ये जानते थे कि एनडीएफ, एमएनपी और केएफडी ने अपने राज्यों में काफी लोगों को जोड़ लिया है, इसलिए ये इन तीनों को मिला के साल 2006 में बेंगलोर में पीएफआई नाम का संगठन शुरू करते हैं। रहमान पीएफआई के वाइस चेयरमैन का पद संभालते हैं, अबू बकर पॉलिटिकल विंग के हेड बनते हैं और पी कोया नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर बनते हैं। ये पीएफआई को मुस्लिमों के हक की आवाज उठाने वाले संगठन के रूप में दिखा रहे थे, लेकिन इनके असली इरादे आपको इनकी एक्टिविटीज से खुद ही पता चल जाएंगे। 2007 से 2009 तक पहले 2 साल तो पीएफआई अपनी पकड़ मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर्ती करने में गुजारती है, लेकिन जहां भी ये सक्रिय होती है वहीं पे दंगों का अंबार लग जाता है। साल 2010 में पीएफआई के सदस्य धर्म से जुड़ी कोई कंट्रोवर्सी करने पर केरल के एक प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काट देते हैं। अगले 2 साल में
पीएफआई की वायलेंस इस हद तक बढ़ जाती है कि साल 2012 में केरल पुलिस हाई कोर्ट को बताती है कि धर्म के नाम पर पीएफआई पिछले 2 सालों में कम से कम 27 हत्या करवा चुकी है। 2013 में केरल पुलिस कन्नौर में नारत नाम की जगह पे रेड मारती है, जहां से तलवार, बॉम्ब और बंदूकें बरामद होती हैं, जिसे पीएफआई इसे सेल्फ डिफेंस का कैंप बता के चला रही थी। 2016 में पीएफआई पर देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसक दंगे भड़काने के 125 केस रजिस्टर हो चुके थे। अब पीएफआई की अशांति फैलाने की भूख सिर्फ दंगों तक सीमित नहीं रहती है, क्योंकि साल 2017 में सुरक्षा एजेंसियों को टिप मिलती है कि भारत के करीब 100 लोग आईएसआईएस में शामिल होने के लिए गए हैं, जिसमें से ज्यादातर पीएफआई के ही सदस्य थे। साल 2019 और 2020 में हवाला के जरिए पीएफआई पर पूरे देश के सीएए कानूनों के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भड़काने के आरोप लगते हैं। पीएफआई पर 2020 में दिल्ली दंगों को भी फ्यूल करने के आरोप लगते हैं। साल 2022 तक पीएफआई का साम्राज्य 17 राज्यों में फैल जाता है और इसके ऊपर 1300 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस का चार्ज लग चुका होता है। पुलिस को पीएफआई के दफ्तरों में छापेमारी करने पर आईएसआईएस और अल कायदा द्वारा की गई दर्दनाक हत्याओं के भी वीडियो मिलते हैं। यहाँ तक कि देश को हिंसा की आग में झोंकने के लिए पीएफआई, जो विदेशों से हवाला के जरिए फंडिंग का इंतजाम करता था, उस नेटवर्क में कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी से लेके सिंगापुर तक करीब 13,000 लोग जुड़ चुके थे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पीएफआई की इन सारी गतिविधियों पे लगातार नजर तो रख रही थी, लेकिन जिस हिसाब से पीएफआई ने आम मुस्लिमों के दिल में खुद की छवि एक मसीहा के रूप में बना ली थी, उस कारण से सुरक्षा एजेंसियां पीएफआई को हाथ नहीं लगा पा रही थी। इधर पीएफआई इतनी शक्तिशाली होने लगी थी कि उसका घमंड चरम पे था और बस यही पे वो अपने विनाश की वजह बनने वाला कदम उठाते हैं। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर जाने वाले थे और तभी बिहार पुलिस को एक टिप मिलती है और वो फुलवारी शरीफ से अतहर परवेज और जलालुद्दीन नाम के 2 पीएफआई के सदस्यों को बंदूकों और ग्रेनेड्स के साथ रंगे हाथ पकड़ते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि इनका प्लान और कुछ नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री को दिन दिहाड़े मारने का था। इस वाक्य के बाद सुरक्षा एजेंसियां और खास करके अजीत डोभाल समझ जाते हैं कि भारत की शांति के लिए देश के अंदर पनप रहे इस राक्षस का वध करना होगा और वो प्रधानमंत्री से वादा करते हैं कि 90 दिन के अंदर पीएफआई का भारत की धरती से वजूद खत्म कर दिया जाएगा। 30 जुलाई 2022 अजीत डोभाल नई दिल्ली में ऑल इंडिया इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते हैं, जिसमें हर धर्म के धार्मिक लीडर शामिल थे। ये सभी भारत के धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाली संस्थाओं के विरोध में इकट्ठा हुए थे। इस मीटिंग में सूफी सजदान शीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साफ कहते हैं कि भारत के कानून को हाथ में लेने वाली पीएफआई जैसी संस्थानों को भारत सरकार द्वारा बैन कर देना चाहिए। दरअसल डोभाल पीएफआई के साथ दोहरी चाल चल रहे थे। पीएफआई हमेशा से मुस्लिमों की सहानुभूति के कारण बचती आई थी, इसलिए डोभाल मुस्लिम धार्मिक नेताओं के जरिए आम मुस्लिमों का हाथ पीएफआई के पीछे से हटवा रहे थे। ऊपरी सतह पे ये हो रहा था, वही बैकग्राउंड में डोभाल ने आईबी चीफ तपन को पीएफआई के छोटे से लेके बड़े नेताओं की जन्म कुंडली निकालने के काम पे लगा रखा था। पूरे देश में फैले आईबी के एजेंट्स और पीएफआई में मौजूद हमारे आदमी पीएफआई नेताओं के खाना खाने के समय से लेके घर से बाहर निकलने तक सभी चीजों पे पैनी नजर टिका लेते हैं। पीएफआई का सफाया करने का प्लान पूरी गति से चल रहा था, लेकिन समस्या ये थी कि पीएफआई के नेताओं को पुलिस जब भी पकड़ने जाती थी तो वो उसी पल पीएफआई के आदमी पत्थरबाजी और दंगे करने लगते थे। डोभाल जानते थे पूरे देश से एक बार में पीएफआई को उखाड़ फेंकना देश की सुरक्षा के हित में सबसे बड़ी कामयाबी तो होगी, लेकिन अगर हल्की भी चूक हुई तो देश में इस हद तक दंगे भड़क जाएंगे कि संभाले नहीं संभलेंगे। इसी के चलते डोभाल ऐसे राज्यों को छांटना शुरू कर देते हैं जहां पे पीएफआई की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत थी। कई हफ्तों तक आईबी और रॉ चीफ के साथ पीएफआई को सबसे ज्यादा फंडिंग कौन से राज्य से मिलती है, उनके टॉप नेता किस राज्य में ज्यादा रहते हैं, कहां पीएफआई का सबसे बड़ा मेंबर बेस है। इन्हीं सवालों पे गहरी चर्चा के बाद डोभाल को केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पीएफआई का नेटवर्क सबसे सक्रिय दिखता है। इन सब में केरल को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि पीएफआई की ज्यादातर लीडरशिप वही रहती थी। इतनी जानकारी पता करने के बाद डोभाल अपनी कूटनीति का खेल शुरू करते हैं। 2 सितंबर 2022 आज पूरे देश में मेड इन इंडिया
INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर का केरल में पीएम मोदी द्वारा नेवी में स्वागत किया जा रहा था। पीएम के साथ डोभाल भी इस समारोह में केरल आए थे। बस वो INS विक्रांत का नहीं बल्कि PFI की बर्बादी का स्वागत करने आए थे। पीएम मोदी तो दिल्ली वापस चले जाते हैं, लेकिन डोभाल यहीं पे रुक जाते हैं। वो NIA और केरल पुलिस के साथ लंबी मीटिंग करते हैं, जिसमें उन्हें ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाने का कहा जाता है जिनका दंगे भड़काने में पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा बार नाम आया हो। केरल के बाद डोभाल महाराष्ट्र के लिए निकलते हैं और गवर्नर हाउस में दुनिया की नजरों से दूर मुंबई पुलिस को भी ऐसा ही करने को कहते हैं। PFI जिन राज्यों में सबसे ज्यादा सक्रिय थी, वहां ऐसा ही हो रहा था। इसके अलावा डोभाल हर राज्यों के चुनिंदा अफसरों और NIA के सबसे काबिल अफसरों की एक टास्क फोर्स बनाते हैं। इस टास्क फोर्स में मौजूद अफसरों को अपने अपने राज्यों में ऑपरेशन की देखरेख करने की जिम्मेदारी दी जाती है। 21 सितंबर 2022 आज पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अजीत डोभाल और इनकी टास्क फोर्स एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग करते हैं। मीटिंग में सभी अफसरों को उनके राज्य में मौजूद PFI नेताओं की बारीक जानकारियों से भरी रिपोर्ट दी जाती है और सारा प्लान समझाया जाता है। मीटिंग की सारी बातें सुनने के बाद पीएम मोदी कहते हैं, मैं जानता हूं ये देश की सुरक्षा के लिए काफी जरूरी काम है, लेकिन आप सब अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हो, इसलिए आप सब ये जरूर संभाल लेंगे। खुद पीएम के मुंह से ऐसी प्रेरणा भरी बातें सुनकर हर अफसर का मनोबल बढ़ जाता है और डोभाल से फाइनल ब्रीफिंग लेने के बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। अब आधी रात होने तक जिस राज्य में ऑपरेशन होना है उनकी पुलिस को अलर्ट मोड पे डाल दिया जाता है और कोई दंगा ना भड़के, इसलिए हिंसक हरकत करने का समर्थ रखने वाले लोगों को रातों रात उठा लिया जाता है। 22 सितंबर 2022 PFI के नेता गहरी नींद में डूबे हुए थे और देश के अलग अलग राज्यों में NIA के करीब 200 अफसर और स्टेट पुलिस ने PFI नेताओं के घरों के बाहर घेरा बना लिया था। दिल्ली में कमांड सेंटर से डोभाल सारी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और जब सब अपनी जगह ले लेते हैं तो डोभाल रेड के आदेश दे देते हैं। डोभाल से उस स्टेट के DGP और फिर निजी अधिकारियों से होते हुए ये मैसेज ग्राउंड पर मौजूद अफसरों तक पहुंच जाता है और आदेश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी शुरू हो जाती है। बिना बंदूक की गोली चलाए एक ही झटके में 17 राज्यों में फैली PFI की पूरी लीडरशिप पे गाज गिर जाती है। बहुत सारे हथियार, 200 मोबाइल फोन, बॉम्ब बनाने की सामग्री के साथ PFI चेयरमैन से लेके नेशनल सेक्रेटरी तक सब भारत सरकार के कब्जे में थे। सुबह होने तक PFI के सदस्य कुछ करते उससे पहले ही हेलीकॉप्टर से भर भर के 106 लोगों को सीक्रेट जगहों पे ले जाया जा चुका था। हालांकि डोभाल ने दंगे ना हो इसके सारे इंतजाम किए थे, लेकिन फिर भी केरल, दिल्ली, असम और उत्तर प्रदेश में RSS के दफ्तरों पे हमले किए जाते हैं और इन सब में कई और लोग अरेस्ट किए जाते हैं। PFI का हर सदस्य एक सदमे में था और भारत में अशांति फैलाने के सपने देखने वालों के खुद के जीवन में शांति का नामो निशान डोभाल ने छीन लिया था। PFI के लोगों ने अभी ढंग से शोक मनाया भी नहीं था कि डोभाल एक बार फिर दस्तक देते हैं। 27 सितंबर 2022 एक बार फिर NIA के अफसर गुजरात, मध्य प्रदेश, असम से लेके कर्नाटक तक बचे हुए PFI के नेताओं को गिरफ्तार करते हैं और पहले से गिरफ्तार नेताओं के घरों में छापेमारी कर सबूत इकट्ठे करते हैं। अब गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 247 पहुंच जाती है और PFI की कमर पूरी तरह टूट चुकी थी। सब कुछ हो गया था, बस एक चीज बाकी थी, डोभाल का PM से एक वादा। अगले दिन यानी 28 सितंबर को होम मिनिस्ट्री एक नोटिफिकेशन जारी करके PFI को 5 साल के लिए बैन कर देती है। अब PFI भारत में इलीगल थी और आज डोभाल का 90 दिन में PFI को भारत की धरती से उखाड़ फेंकने का वादा पूरा हुआ था। दोस्तों कमेंट्स करके बताओ आपको अजीत डोभाल का ऑपरेशन ऑक्टोपस कैसा लगा, और अगर आपको देखना है कि डोभाल ने दाऊद को लगभग कैसे मार दिया था तो वो वाली वीडियो जरूर चेक करना। जय हिंद।